आज की बड़ी खबर आ रही है सीधे ही मध्य प्रदेश से, बुरहानपुर जिले से, नेपानगर तहसील नावरा से। तो खबर के मुताबिक ये जानकारी देते हुए आपको कि स्वस्थ रहे और सतर्क रहे, कभी भी कुछ भी आपके घटना में कुछ भी हो सकता है, तो सावधान पूर्वक बनाए रखें। तो आज की खबर जानेंगे, ग्राम नावरा से खबर आ रही है सीधे ही। तो ग्राम नावरा में एक प्रेमी ने और प्रेमिका की हत्या कर दी हुई तलवार चाकू से। वह पुलिस थाने में चले गया, फिर उसके बाद वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। 2 बार प्रेमी जेल से छूट जाने पर प्रेमिका से मिलने आता था। फिर उसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका को हत्या कर दी और आज सभी साथियों और सभी बजरंग दल की सेना सभी ग्राम नावरा में उपस्थित और डीएम, एसपी, सेना और सभी ग्रामवासी और ग्राम के युवकों और अन्य गांव वाले सभी उपस्थित आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऊपर आपको तस्वीर दिखी हुई नज़र आ रही होगी किस तरीके से हत्या की गई थी, और वो भी ठीक रात 8 बजे। तो देखो किस तरीके से पूरी गांव की जनता और जनार्दन सभी चौराहे पे उपस्थित थे। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में ग्राम नावरा का, और सभी एसडीएम और एसपी और सभी कार्यकर्ता सभी आए उपस्थित थे, और बाकी 3 से 4 आदमी मतलब पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। तो आप देख सकते हो, और विधायक और सांसद किस तरीके से वहाँ पे उपस्थित। ठीक अभी 8:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देख सकते हो किस तरीके से चौराहे पर किस तरीके हंगामा हुआ और माहौल, और बजरंग दल ने नारे भी लगाए। तो उनको बोला गया है कि परिवार में उनको ये दिया जाएगा, सत्य की जीत दी जाएगी। तो देख सकते हो तस्वीरों में किस तरीके से भीड़ लगी हुई है ना। और देख सकते हो पीछे की साइड भी एक बस मेडिकल खुली हुई है इमरजेंसी के लिए। 24 घंटा नहीं, अभी 3 बार से नावरा मार्केट पूरा बंद था, नेपानगर मार्केट भी पूरा बंद था। बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, आप भी सतर्क रहें और सावधानी पूर्वक आप भी रहे। देख सकते हो किस तरीके से पूरी पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद है, एसडीएम, एसडीओ और सभी, और विधायक, कलेक्टर सभी वहाँ पे उपस्थित, और वह बजरंग दल के भी कार्यकर्ता भी उपस्थित। देख सकते हो किस तरीके से विधायक जी की गाड़ी जा रही। तो एक और बड़ी खबर आ रही थी सीधे तेलंगाना से। तो तेलंगाना सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों और सभी धार्मिक मंदिरों में जो भी दान आता है उससे भी और 1290 करोड़ का बजट पास किया गया है। खबर सुने। अहम फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के मंदिरों के विकास के लिए 1290 करोड़ का बजट तय किया है। इस पैसों से मंदिरों की मरम्मत की जाएगी, रास्ते सुधारे जाएंगे, पीने का पानी, साफ सफाई, रोशनी, बैठने की अच्छी व्यवस्था और शौचालय जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, मंदिरों के आसपास छोटे दुकानदारों, फूल बेचने वालों और गाइड जैसे लोगों को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। यानी ये योजना न सिर्फ धर्म और परंपरा के लिए बल्कि आम लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़ी हुई है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि आस्था, संस्कृति और आम लोगों के भले के लिए जमीनी काम भी करती है। यही है सच्ची सेवा और सच्चा सरोकार।
सभी सांसदों और कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित किया एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में। तो देख सकते हो किस तरह से राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने और अभिषेक मल्होत्रा ने भी किस तरीके से किया है दीप प्रज्वलित। सभी कार्यकर्ता और मोहम्मद जी ने भी, मोहम्मद अली खान ने भी दीप प्रज्वलित किया और प्रियंका गांधी जी और सभी अन्य नेताओं ने सभी ने किया प्रज्वलित। और स्टेज पर मोहम्मद अली खान ने अपना भाषण सुनाया। तो धमकियां देने वाले के बारे में भी और खड़गे जी ने भी माफ किया। My friends, सन 2011 की बात थी। मैं जयराम रमेश जी के साथ राहुल जी से मिलने गया। विषय था भूमि अधिग्रहण कानून और जो मसौदा जयराम जी ने राहुल जी को दिखाया उसमें उन्होंने कॉम्पनसेशन और रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के प्रावधान दिखाए राहुल जी को। राहुल जी ने सुना उसके बारे में और सिर्फ एक ही सवाल पूछा, इसमें उनके लिए क्या है जिनकी जमीन जा चुकी है? What is there in this law for those who have suffered historical injustices? Now, my fellow lawyers know how difficult it is to draft a retrospective clause. But that is where the retrospective clause was born, Section 24(2). Section 24(2) के माध्यम से लाखों लोगों को उनकी जमीन वापस मिली, and they all owe their gratitude to this one gentleman. पिछले साल की बात है, मुझे केसी वेणुगोपाल जी आज आ नहीं पाए, मगर आई वुड बी रेमिस इफ आई डिड नॉट टेल यू द स्टोरी। मुझे उनका फोन आया रात के 1 बजे कि कुछ बच्चे गिरफ्तार हो गए, प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, उनकी मदद कर दो। मैंने सोचा शायद NSUI IYC के लोग होंगे, मैंने वकील भेजे और वो बेसिक प्रोटेस्ट प्रोविजंस थे, केस हो गया कोर्ट। बाद में मुझे अंदाजा हुआ इन बच्चों को तो पता ही नहीं था कि केसी वेणुगोपाल जी ने भेजा है हम लोगों को। वो सोचे थे हमें NSUI या किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है। दैट इज अनदर एग्जांपल आई वांट टू शेयर। एंड फाइनली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे ऑनरेबल सीपी साहब यहाँ बैठे हैं। ये 2 साल पहले की बात है। एक आदमी था, वो सीपी साहब का उसे नंबर मिल गया था और वो सीपी साहब को फोन करके वो धमकियाँ देता था। हम लोगों ने पुलिस में शिकायत की, वो ट्रेस हो गया, वो गिरफ्तार हो गया। अब कुछ दिन के बाद एज माय फेलो लॉयर्स नो, किसी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने डाला था, तो मैंने नरेश भाई को फोन मिलाया सीपी साहब के दफ्तर में। मैंने कहा नरेश भाई वो गिरफ्तार हो गया, उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं, वो स्वीकार रहा है कि उसने किया है, आप कोई किसी को भेज दीजिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। नरेश भाई टोल्ड मी, सीपी साहब ने कहा छोड़, गरीब आदमी है, बेरोजगार है। ये है कांग्रेस, ये है हमारे नेता, ये है वो मिसाल। These are the lamps that light our way. Where else will you find leaders who, without seeking the credit for it, will focus only on addressing a historical injustice? Will focus solely on the fact that those people who have been deprived have to be given some remedy. Where else will you find this magnanimity towards people who don't deserve it? And they never speak a word about it. ये है कांग्रेस। मेरे सारे डेलीगेट्स आज यहाँ मौजूद हैं। I am honored to be one of them. हर राज्य से आज वकील आए हैं, ऑलमोस्ट डॉक्टर सिंह will give the details. But आप सबके सब जो हैं, I am honored and proud to call you my colleagues for a simple reason. पिछले 10 साल में हर कांग्रेसी एक परीक्षा से गुजरा है और उस परीक्षा में जो सफल हुए हैं वो 2 क्वालिटीज के साथ उभर के आए हैं, एक निडरता और दूसरा जिद्दीपन। हर कांग्रेसी जो आज है वो निडर है और वो जिद्दी है। एंड आई फाइंड दैट टू बी स्पेशली ट्रू ऑफ माय फेलो लॉयर्स, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट एवरी सिंगल वन ऑफ यू हैज borne a professional as well as a financial cost from being associated with the opposition. I know that for a fact, and yet you stand. मुझे गर्व होता है, मैं आई वुड बी रिमिस इफ आई डिड नॉट टेल यू। हर राज्य में जब मैं फोन करता हूँ कि हमें वकीलों की जरूरत है, हमारे लोगों के लिए वकीलों की जरूरत है, सिर्फ एक सवाल करते हैं मेरे सहयोगी, बताओ कहाँ जाना है और कब जाना है। यू आर द ब्रिक्स इन द वॉल दैट स्टैंड्स बिटवीन लॉलेसनेस एंड द ऑपोजिशन। यू आर आवर डेलीगेट्स, और मुझे फख्र होता है, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए that I have you to welcome today. Thank you so much for coming and making this event a success. आप है कांग्रेस। Finally, हम कांग्रेसियों से बार बार आलोचक और समालोचक दोनों पूछते हैं, आप लोगों की विचारधारा क्या है? आप लोगों की विचारधारा क्या है? कांग्रेस की यूनिफाइंग आइडियोलॉजी क्या है?
इस सवाल का जवाब हमारे प्रिय राहुल जी ने पिछले 2 साल में क्लियरली दे दिया. When he holds up that Constitution of India without saying a word, that is our ideology. वो है हमारी uniting theory. वो है the umbrella that under which we all stand together. राहुल जी, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप बैठ जाएं. मैं आपसे इतना कहूंगा कि पिछले सालों में हमारे पास जो चुनौतियां आई, हमने प्रयास किया है कि हम अपनी तरफ से that we stand with you to the best of our ability. राहुल जी, हर वकील जो यहाँ मौजूद है, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, हर वकील जो यहाँ मौजूद है, I am assuring you, will follow you wherever you go. We stand behind you. We are proud of you. We are honored to call you and Kharge Saab our leaders. You have set a remarkable example for us. And my friends, तो ये मत भूलिएगा, जब भी अगर आपके दिल में डाउट आए, जब भी आपको सोच में आए कि कैसे आगे बढ़ेंगे, we are just one people and we are in the opposition. No. We are more than that. We are the Congress. हम हैं कांग्रेस. बहुत बहुत धन्यवाद. और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी शानदार भाषण देते हुए स्टेज पे, तो देख सकते हो. और खबर सुने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो. Friends, when I last had the privilege of heading this composite department over 15 years ago at a similar national convention at this very same venue in 2010, in the presence of then Prime Minister Dr. Manmohan Singh and the then Congress President Srimati Sonia Gandhi, whose presence I sorely miss today, I had said that the only sentiment I have is one of being overwhelmed. I experience exactly the same feeling today. Kharge ji has remarkably altered the date of a medical operation in his immediate family, originally scheduled today morning, to honor us by his presence. His commitment to Congress causes is truly phenomenal. Rahul ji agreed immediately on my one call to block his morning amidst his frenetic schedule. We have 42 top Congress functionaries speaking today, all readily participating at my request. That includes all our sitting CMs, each one of them, and a host of the senior-most leadership across all senior designations who will embellish our day-long proceedings today. Over 2,200 lawyers are here across the length and breadth of India. The only geographical areas not represented are Andaman Nicobar, Dadar Nagar Haveli, Lakshadweep and Sikkim. As I speak, there are 1650 lawyers in this hall and in hall 5 and 6 of this building, Vigyan Bhavan, where we have live screening. That is 1650. We have at least 200 more crowding the aisles of all the 3 halls. And I regret to say, but I am very happy to note that there are about 600 or 500 odd outside who are either going to be accommodated later or who are being directed to live streaming at AICC headquarters on Akbar Road and to our new auditorium at Indira Bhavan. Both are open for them. माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी, वकील समुदाय एवं मानवाधिकार और पारदर्शिता के सिपाही हर समाज का प्रबुद्ध और जागरूक वर्ग होता है. विश्व में ये समूह फोर्स मल्टीप्लायर होता है. इस वर्ग के हर एक व्यक्ति में शक्ति है कि न्यूनतम 1000 लोगों को प्रभावित करे. ये सिर्फ संयोग नहीं है कि 1885 में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी ने, जो एक सफल वकील थे. हमारी पूंजी, हमारी GNP गांधी नेहरू पटेल का सबका कानून से बहुत निकट संबंध रहा है. हमारे स्वतंत्रता संग्राम की हर कड़ी जुड़ी है इन तबकों से.
राजेंद्र प्रसाद जी से लेके बाबा साहेब अंबेडकर, राजगोपालाचारी साहब से लेकर लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय से लेकर CR दास। और आपको जिनको रोचन इंटरेस्ट हो, अगर आप रुचि हो तो देखिए मोतीलाल नेहरू के इनकम टैक्स रिटर्न्स 1920 और 30 के। वो हिंदुस्तान के सबसे सफल वकील थे जिनका योगदान, वो प्रिवी काउंसिल जाया करते थे बहस करने, उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में कितना रहा है। I stand before you not just as a lawyer or a parliamentarian, but I stand before you as a deeply concerned citizen of the Republic of India. A republic born out of dreams dreamt during the darkest nights of colonial oppression. A republic scripted not merely on paper, but in blood, sweat and tears of our freedom fighters. A republic whose constitutional soul today stands tested, tarnished and threatened. The title of today's event, Constitutional Challenges, Perspectives and Pathways, could not be more timely, more urgent or more consequential. For the truth is bitter but unavoidable. We are living through a moment where the Constitution is not merely ignored, it is being twisted into a tool of domination. The very values that gave us democratic breath, liberty, fraternity, equality, justice, are all now gasping for air. Let me remind this August gathering that the Constitution of India is not an administrative manual. It is a moral mission. It is not just a legal contract between citizens and the state. It is the living, beating heart of our democracy. And in crafting of this magnificent document, the Congress Party did not merely play a role. We were its very womb. It was the Indian National Congress that envisioned it, enabled it, and enacted it through the vision of Nehru, the resolve of Patel, the intellect of Ambedkar, and of course, above all, the moral compass of Gandhi. Let it be recorded without hesitation or humility that the Congress Party is the constitutional conscience keeper of this country. It was Congress that translated freedom into rights, agitation into administration, and revolution into institutions. It was a Congress that gave India the stirring words of our preamble, the directive principles, universal adult franchise. It was the Congress that made India a democracy not just in word or form, but in spirit. And today it must fall again to the Congress to protect, preserve, and if necessary, revive the soul of the Constitution. But friends, what exactly is the challenge we face today? The challenge is not simply one of bad governance or poor economics. It is a deeper, more insidious crisis, the deliberate dismantling of constitutional values under the garb of electoral majority. The Constitution has checks and balances. They are being replaced, unfortunately, with checks spelled CHEQUES and bulldozers. The Constitution has rights and remedies. The ruling dispensation offers us raids and rhetoric. The Constitution speaks of liberty. They weaponize loyalty. This is not governance. This is the gaslighting of the Republic. जब लोकतंत्र को सिर्फ वोट तक सीमित कर दिया जाए और संविधान को सिर्फ एक प्रतीक बना दिया जाए, तब समझ लीजिए कि खतरा कागजों से निकलकर नियतों में घुस गया है. Consider this alarming landscape. Governors today act like glorified agents of the ruling party, not constitutional umpires. Speakers
suspend opposition en masse but remain mute when ruling party members breach decorum. Investigative agencies are now enforcers of vendetta. The judiciary, with a few honorable exceptions, far too often whispers when it should roar. The balance of power has tilted into an abyss, and constitutional silences are being exploited with constitutional impunity. We must reflect, how did we reach here? And more importantly, how do we reclaim our republic? First, we must stop pretending that this is business as usual. What we are witnessing is not a mere aberration. It is a design, a calculated, organized design. This is not a temporary deviation. It is an ideological project. The project is simple: to convert democracy into dominance, pluralism into polarity, and the Constitution into a convenience. The ruling regime has perfected the art of constitutional mimicry, where they use the language of the Constitution to undermine its very essence. They hold elections but erode institutions. They appoint judges but question judicial independence. They sing Vande Mataram but jail young voices. They lay claim to Ambedkar but bulldoze the very rights he stood for. They quote Ambedkar at dawn and crush his dream by dusk. This is not nationalism. It is narrative warfare. देश से प्रेम का मतलब ये नहीं कि सरकार से सवाल न हो. देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि हक की आवाज दबा दी जाए. और संविधान का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ सरकारी किताब बन जाए. As a constitutional lawyer, I can tell you this: a democracy dies only when tanks roll out. Not only when tanks roll out, I'm sorry. It dies when institutions cave in. When constitutional functionaries become partisan puppets. When media becomes a megaphone, not a mirror. When courts begin to delay what they dare not deny. When dissent is sedition, protest is provocation, and every question is anti-national. You know then that the republic is on a ventilator. We must also address this farce of federalism, and we have a session today on federalism in the afternoon. The centre today treats states not as partners in progress, but as colonies of compliance. Schemes are launched without consultation. Funds are withheld with political bias. Elected governments are overthrown through money, muscle and manipulation. This is not cooperative federalism. It is coercive federalism wrapped up as propaganda. So what is the pathway ahead? We're also supposed to talk of pathways today. It must begin with political courage and constitutional clarity. We must reclaim Parliament not as a place for paper bills, but as a theatre of true debate. We must demand from our judiciary not just interpretation, but intervention. We must protect the media not by controlling it, but by freeing it from fear and favor. And above all, we must connect the Constitution to the common man. The Constitution cannot remain the concern of lawyers and academics alone. It must become the lived experience of every farmer, every woman, every student, every worker. And this is what Rahul Gandhi has talked about time and again. Rights are not meant to be read, they are meant to be realized. It is the duty of the Congress party to ensure that from Kashmir to Kanyakumari, from Kutch to Kohima, every Indian feels the pulse of the preamble. Let me say this with clarity. The fight to save the Constitution is not a legal battle alone. It is a moral struggle. And it is the time we fought it. It is time now to fight it, not with caution, but with conviction. Not with whispers in drawing rooms, but with roars on the street. Not just through statements, but through sustained
sustained satyagraha. This is not a moment to lament, it is a moment to lead. Let our message from this particular event today be loud and clear. We will not allow this constitutional coup to succeed. We will not allow India to become a nation of one voice, one party, one ideology. India is not a painting in monochrome. It is a mural of many millions. Erase one hue and the canvas will crack. We believe in the Constitution, in its promise, and we believe in our ability to defend it. संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक कसम है और ये कसम कांग्रेस ने सबसे पहले उठाई थी और जब जरूरत पड़ेगी तो सबसे आगे भी कांग्रेस ही खड़ी होगी. So let us rise not as opposition but as the original vision. Let us speak not just to win debates but to win back the nation. Let us act not for political returns but for constitutional redemption. Let it be said in the annals of history, when the Constitution wept, it was the Congress that wiped its tears. When democracy bled, it was the Congress that bandaged its wounds. And when the Republic trembled, it was the Congress that stood firm like a rock. Jai Hind, Jai Samvidhan, Jai Congress. तो वहाँ पे सुप्रिया श्रीनाथ ने भी स्टेज पे भाषण देते हुए कहा कि सावधान रहना है तो बीजेपी से आपका होप बचाए रखें. खबर सुने आप. The theme of the conclave this year is constitutional challenges, perspectives and pathways, and this couldn't be more aptly titled at this juncture of our polity. The most defining character of our republic is the fact that almost 80 years ago, we as a young independent nation committed ourselves to the Constitution, which has been our guiding light for large part of independent history. We were formed as a democratic country with a universal adult franchise for every Indian citizen of voting age. We were organized as a federal structure that had separation of powers between the legislature, the executive and the judiciary. इस बात का गर्व है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद आजाद हिंदुस्तान में हमारे संविधान ने इस देश के सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी को, इस देश के दिहाड़ी मजदूर से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री तक को एक बराबर का हक दिया, एक बराबर का सम्मान दिया और एक ही वोट की ताकत दी. इस देश के संविधान ने सदियों से वंचित, शोषित, हाशिए पर पड़े उन तमाम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त किया. आप किस धर्म, किस जाति, किस भाषा को बोलते हो, कैसी आपकी वेशभूषा हो, किस वर्ग के आप हो, किस लिंग के आप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश के संविधान के लिए हर भारतीय एक बराबर है. This is the polity that our founding fathers stood for, and we are very, very proud to say that our founding fathers belonged to the Indian National Congress. This is our structure. Our great Indian Republic was built upon. This is what each one of us inherited, and each one of us here and beyond is committed to defending. Our values have stood the test of time, and these values have shaped us to be a socialist, pluralistic, secular and a liberal democracy. ये वही सिद्धांत और आदर्श हैं जिन पर तमाम कांग्रेस की सरकार ने मजबूती से काम किया. एक एक ईंट को जोड़कर 2004 से 14 के बीच में यूपीए की सरकार अधिकारों की क्रांति लाई, जिसमें मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार जैसे बड़े बड़े कानून शामिल हैं, और इन्हीं सब के चलते हुए 27 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा गया. But over the last decade or a little more, as a nation we have witnessed the longest departure in our independent history from our values,
our principles, and all that defines us. The secular fabric of our nation has been threatened. The Indian government has attacked the agrarian heart of our economy. After many decades, we are seeing linguistic tussles come to the fore in our republic. We are witnessing an economy that has concentrated more power, more wealth, more land, more resources in the hands of a chosen few. The breakdown of the federal spirit in our constitution has been unprecedented, and the further marginalization of the backward communities, of the Dalits, of the tribals, and the women has been very, very stark. These are precisely the issues of critical importance which will be discussed here at the inaugural session and the 4 others that follow through the course of the day. आज जब हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तब SIR के माध्यम से बिहार में वोट की दिन दहाड़े चोरी की जा रही है और इससे गरीबों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के गरीबों के उस हक को छीना जा रहा है जो उनका सबसे ताकतवर हथियार है, और वो है वोट का अधिकार। इससे पहले कि मैं सम्मानित वक्ताओं को आमंत्रित करूं, मुझे गर्व है कि आज विज्ञान भवन के सभागार में वो लोग मौजूद हैं जो संसद में, देश के तमाम कोर्ट रूम में और अन्य जगहों पर बुलंदी से लोगों के अधिकार के लिए और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। The Congress Party doesn't just have an exemplary political leadership, but we also have the deepest talent and bench strength from the trials and the district courts of the land to about 700 magisterial district courts to 25 high courts and to the apex court, the Supreme Court right here in New Delhi.